नमस्कार। नीट की तैयारी के इस सेशन में हम जंतु जगत या एनिमल किंगडम के सबसे ज़रूरी हिस्से को समझने वाले हैं और वो है वर्गीकरण का आधार यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, इस टॉपिक से आपको 2 से 3 सवाल सीधे मिलेंगे और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो पूरा चैप्टर समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हम बिल्कुल एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे और उन लाइनों को हाईलाइट करेंगे जहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके एक लॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे, ठीक वैसे ही जैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। इससे चीज़ें याद भी रहेंगी और नीट में जो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं उन्हें सॉल्व करने का एक फ्रेमवर्क भी तैयार हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों है। एनसीईआरटी कहता है कि अब तक 10 लाख से भी ज़्यादा जंतु प्रजातियों के बारे में हम जान चुके हैं। अब इतनी बड़ी वैरायटी को बिना किसी सिस्टम के पढ़ना तो नामुमकिन है ना? तो ये क्लासिफिकेशन सिर्फ सहूलियत के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें जंतुओं की बनावट, उनके रूप और सबसे ज़रूरी उनके बीच के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करता है। तो क्लासिफिकेशन का जो सबसे पहला और सबसे बेसिक क्राइटेरिया है वो है शारीरिक संगठन का स्तर, मतलब लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये वो पहला फिल्टर है जो एनिमल किंगडम को उसके सबसे फंडामेंटल लेवल पर अलग करता है। सवाल अक्सर इसी सीक्वेंस पर आते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे बेसिक है कोशिकीय स्तर, जो हमें स्पंज में मिलता है। यहाँ सेल्स बस ढीले ढाले ग्रुप्स में होते हैं, थोड़ा बहुत काम बटा होता है पर वो टिश्यू नहीं बनाते। ये सबसे प्रिमिटिव लेवल है। इसके बाद आता है ऊतक स्तर, जो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में मिलता है। यहाँ एक जैसा काम करने वाली सेल्स मिलकर टिश्यू बना लेती हैं। फिर अंग स्तर पहली बार हमें प्लैटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलता है, जहाँ टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। और सबसे एडवांस्ड है अंग तंत्र स्तर, जो एनालिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सब में मिलता है। एक बात याद रखिएगा, नीट में मैच द फॉलोइंग सवालों में ये उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं। हर लेवल के साथ उसका फाइलम जरूर याद रखना है। अब देखिए, अंग तंत्र लेवल पर भी अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अपूर्ण पाचन तंत्र में, जिसे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी कहते हैं, खाने और वेस्ट के लिए एक ही ओपनिंग होती है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थीज। वहीं पूर्ण पाचन तंत्र, जिसे ट्यूब विदिन अ ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं, उसमें खाने के लिए मुंह और वेस्ट के लिए एनस 2 अलग अलग ओपनिंग होती हैं। ये एस्केल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक सब में मिलता है। जाहिर है ये ज़्यादा एफिशिएंट है। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक ज़रूरी क्राइटेरिया है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, ब्लड को सीधा बॉडी कैविटी में पंप कर दिया जाता है और सारे टिश्यूज उसी में नहाते हैं। ये आपको आर्थ्रोपोडा और मोलास्का में मिलेगा। दूसरी तरफ है क्लोज सिस्टम, जो एनालिडा और कॉर्डेटा में होता है। ये ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसमें ब्लड हमेशा वेसल्स के एक नेटवर्क के अंदर बहता है। इससे प्रेशर भी मेंटेन होता है और फ्लो भी तेज रहता है। ये अंतर नीट में सीधा सवाल बनकर आता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बाद जो अगला क्राइटेरिया है वो है बॉडी की सिमेट्री और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनने वाली सेल लेयर्स। तो सिमेट्री 3 तरह की होती है। पहली, असिमेट्री, मतलब बॉडी को किसी भी प्लेन से 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते। ये ज्यादातर स्पंज में होती है। दूसरी, अरिया या रेडियल सिमेट्री। इसमें आप सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाले किसी भी प्लेन से बॉडी को 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। ये सिलेंट्रिडा, टीनोफोरा और अडल्ट एकाइनोडर्म्स में मिलती है। और तीसरी, द्विपार्श्व या बायलैटरल सिमेट्री। इसमें सिर्फ एक ही प्लेन से बॉडी को 2 बराबर लेफ्ट और राइट हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये एनालिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सब में होती है। इन एग्जाम्पल्स को फाइलम के साथ याद रखना बहुत जरूरी है। अब इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए, ये एनसीईआरटी के पेज 47 से ली गई एक सीधी लाइन है। नीट में अक्सर ऐसी ही लाइन से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट आ सकता है, सभी स्पंज असम्मित होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने ज्यादातर या मोस्टली शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। एग्जाम ने ऐसी ही छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना आपको बाकी लोगों से आगे ले जाता है। तो देखिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जर्म लेयर्स बनती हैं। द्विकोर की या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जैसे सिलेंट्रेटा में सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं, बाहर वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। इनके बीच में मीजोग्लिया नाम की एक जेली जैसी लेयर होती है। वहीं त्रिकोर की या ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स
मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक। उनमें इन 2 लेयर्स के बीच एक तीसरी लेयर मेसोडर्म भी बनती है, और ज्यादातर ऑर्गन इसी मेसोडर्म से बनते हैं, जिससे और भी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर बन पाता है। अब हम आते हैं एक बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक पर, सीलोम या बॉडी कैविटी। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को आगे सीलोम के आधार पर ही क्लासिफाई किया जाता है। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो पूरा ध्यान यहीं पर। सीलोम की डेफिनेटर ही अपने आप में एक सवाल है। इसमें सबसे जरूरी फ्रेज है मेसोडर्म द्वारा आस्तरित, मतलब लाइंड बाय मेसोडर्म। बॉडी वॉल और गट के बीच की कैविटी को सीलोम तभी कहेंगे जब वो दोनों तरफ से मेसोडर्म से घिरी हो। अगर ये लाइनिंग नहीं है तो वो ट्रू सीलोम नहीं है। ये एक एक शब्द नीट के लिए बहुत जरूरी है। तो सीलोम के बेसिस पर 3 कंडीशन है, अगूहिक या असीलोमेट। ए मतलब एब्सेंट, यहाँ कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थीज। फिर आता है कूटगोहिक या सूडोसीलोमेट। सूडो का मतलब होता है झूठा। यहाँ बॉडी कैविटी तो है, पर वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, बल्कि मेसोडर्म बिखरे हुए पाउच की तरह होता है। इसका एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, एस्केल्मेंथीज। और आखिर में आते हैं प्रगूहिक या सीलोमेट, जिनमें ट्रू सीलोम होती है। इसके एग्जाम्पल हैं एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। मेरी सलाह है कि इन तीनों टाइप्स का एक टेबल बनाइए और उनके एग्जाम्पल फाइलम के साथ रट लीजिए। ये नीट के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए, अब हम आखिरी 2 फंडामेंटल फीचर्स की ओर बढ़ते हैं। पहला है खंडीभवन या सेगमेंटेशन, और दूसरा है वो स्ट्रक्चर जो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा बंटवारा करता है, यानी पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड। खंडीभवन या मेटामेरिज्म का सीधा सा मतलब है कि बॉडी सेगमेंट्स में बटी होती है और कुछ ऑर्गन्स हर सेगमेंट में रिपीट होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है केंचुआ, फाइलम एनिलिडा, जिसमें आप बाहर से भी और अंदर से भी सेगमेंट साफ साफ देख सकते हैं। ये ट्रू मेटामेरिज्म आपको एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में मिलता है। पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से बनी एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डोर्सल साइड पर बनती है। अब ये है या नहीं, इसी आधार पर एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा डिवीजन होता है। जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होती है उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें नहीं होती उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। बस इतना ही। ओके, अब एक बहुत ही कॉमन ट्रैप पर आते हैं जहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। वो है एकाइनोडर्मेटा की सिमेट्री। देखिए, इनके एडल्ट्स में तो रेडियल सिमेट्री होती है, पर इनके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इससे पता चलता है कि इनके पूर्वज बाइलेटरल सिमेट्री वाले थे। एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाकर कंफ्यूजिंग सवाल बनाते हैं। तो याद रखिए, एडल्ट रेडियल, लार्वा बाइलेटरल। ठीक है, तो अब तक हमने सारे अलग अलग क्राइटेरिया समझ लिए हैं। अब टाइम है इन सबको एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन फ्लोचार्ट कैसे बनता है। ये स्टेप आपकी सारी समझ को एक जगह ले आएगा। तो अब सवाल ये है कि ये सारे फीचर्स मिलकर पूरे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई कैसे करते हैं। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और एक एक करके पूरे क्लासिफिकेशन के रास्ते को फॉलो करते हैं। ये फ्लोचार्ट जो एनसीईआरटी के पेज 49 पर है, इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है, उसकी समरी है। ये दिखाता है कि कैसे हमने जो भी फीचर्स डिस्कस किए वो एक एक करके पूरे एनिमल किंगडम को सिस्टमैटिकली क्लासिफाई करते हैं। अब हम इसी डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चार्ट में सबसे ऊपर है किंगडम एनिमेलिया। पहला कट लगता है संगठन के स्तर पर। जो लेफ्ट ब्रांच है वो है कोशिकीय स्तर की, और ये ब्रांच सीधा एक ही फाइलम को अलग कर देती है, पोरीफेरा। मतलब अगर किसी एनिमल में सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो वो स्पंज है। बात यहीं खत्म। अब राइट वाली ब्रांच को देखिए, ऊतक, अंग या अंग तंत्र स्तर। इस ग्रुप में अगला फिल्टर है सिमेट्री का। अगर सिमेट्री अरीय या रेडियल है तो चार्ट हमें 2 फाइलम की तरफ ले जाता है, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक भी हैं। ध्यान दीजिए, एडल्ट एकाइनोडर्म्स रेडियल सिमेट्री के बावजूद यहाँ नहीं है, क्योंकि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट हैं, जो उन्हें एवोल्यूशन में बहुत आगे रखता है। अब बायलैटरल सिमेट्री वाली ब्रांच को देखते हैं। इस बड़े ग्रुप में अगला डिवीजन होता है बॉडी कैविटी या सीलोम के आधार पर। पहली सब ब्रांच है बिना बॉडी कैविटी वालों की, जिन्हें हम अगुहिक या एसीलोमेट कहते हैं। ये ब्रांच हमें सीधा एक फाइलम तक ले जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थीज।
तो अगर कोई एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरल सिमेट्री वाला है और उसमें सीलोम नहीं है, तो वो प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर है। तो हमने देखा कि कैसे बस कुछ बेसिक क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके पूरे एनिमल किंगडम को लॉजिकली क्लासिफाई किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक क्लासिफिकेशन स्कीम नहीं है, ये असल में सिंपल सेल के ग्रुप से लेकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम वाले जीवों तक की एवोल्यूशन की कहानी बताती है। इस फ्लो चार्ट को और इसके पीछे की लॉजिक को समझ लेना ही नीट में इस चैप्टर से आने वाले किसी भी सवाल को सॉल्व करने की चाबी है। अब आपका काम ये है कि इस चार्ट को बिना देखे खुद से बनाइए और हर डिवीजन पॉइंट का कारण बताइए। अब एग्जाम से पहले के लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये रहा सबसे पावरफुल टूल, पूरा का पूरा नॉन कॉर डेटा एक ही स्लाइड में, एक टेबल में। चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। चलिए इस टेबल से जल्दी से रिवाइज करते हैं। पोरीफेरा सेल्यूलर लेवल पोर्स, नाइडेरिया टिश्यू लेवल नीडोब्लास्ट्स, प्लैटीहेल्मिन्थीज फ्लैट बॉडी एसिलोमेट, एनेलिडा पहला ट्रू सीलोम और सेगमेंटेशन, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड पैर, मोलस्का कैल्शियम का शेल और इकाइनोडर्मेटा वाटर वैस्कुलर सिस्टम और अडल्ट में रेडियल सिमेट्री। ये टेबल लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट है। तो आखिर में बस इतना ही कहूंगी, एनिमल किंगडम को रटने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को समझिए, फीचर्स को फाइलम के नाम से जोड़कर याद रखिए और एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स और एक्सेप्शंस को बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए स्कोरिंग बन जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर करें और गोल ग्राफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।